नमस्ते। अभी कॉन्सेप्ट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक और पेपर करने वाले हैं। ये पेपर प्रीवियस ईयर 2024 का है। ये COQP 11 है। इस पेपर में जो आज हम प्रीवियस ईयर का पेपर कर रहे हैं, इसमें हम हिंदी सेक्शन के क्वेश्चंस देखेंगे कि वो किस टाइप के हिंदी सेक्शन में आए हैं। आइए आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ और हम वन बाय वन देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसमें क्वेश्चन सीक्वेंस में नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन हिंदी सब्जेक्ट से देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें गद्यांश दिया गया है और हमें गद्यांश से ही क्वेश्चन को पढ़ के समझना है। पहले गद्यांश को पढ़ेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे गद्यांश में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा अन्य से भिन्न है। हमने डिफरेंट पेयर ढूंढना है जो अन्य युग्मों से दूसरे पेयर से डिफरेंट हो। तो शिक्षित अशिक्षित विलोम दिख रहा है, पंडित साधारण विलोम है, एकात्म एकनिष्ठ ये विलोम नहीं है, सुख दुख ये भी एक दूसरे के विलोम है। तो जब हमने सभी ऑप्शंस को देखा तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि ऑप्शन नंबर 3 एकात्म और एकनिष्ठ जो है ये अन्य युग्मों से भिन्न है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से गद्यांश है और ये गद्यांश आराम से सभी पढ़ेंगे और गद्यांश को पढ़ने के बाद प्रश्न पूछा गया है कि गद्यांश में प्रयुक्त शब्द उल्लिखित शब्द पुरुष शब्द का क्या आशय है। इस गद्यांश को हमें पढ़कर पुरुष शब्द का जो साधारण अर्थ होता है वो नहीं, इस गद्यांश में उसको किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया है हमें वो बताना है। तो वो लाइन एक बार मैं आप सबको दिखा देती हूँ। पूरा ही पढ़ेंगे। कवि के रूप में गोस्वामी जी की बहुमुखी कवि प्रतिभा की और हम संकेत कर चुके हैं। शिक्षित अशिक्षित पंडित साधारण वह उनकी कविता के दायरे में है। उनकी कवि संवेदना में अपने ढंग से शामिल है। उनकी कविता लोक जीवन से उनके गहन एकात्म का प्रतिफल है। शास्त्रज्ञ और पंडित होते हुए भी वे मूलतः किसान संवेदना के कवि हैं। साधारण जन के सुख दुख से उनका गहरा नाता है। कोमल पुरुष सुंदर रौद्र प्रकृति के नाना रूप उनकी रचनाओं में हैं। कोमल पुरुष सुंदर, तो यहाँ पे पुरुष का मतलब साधारण अर्थ पुरुष भी हो सकता है और कोमल के बाद प्रयुक्त होने के कारण पुरुष का अर्थ हम कठोर से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में हम देखेंगे, ऑप्शन हमें सुंदर मिल रहा है, पुरुष मिल रहा है, संवेदी मिल रहा है और कठोर मिल रहा है। तो यहाँ पर दो आंसर मुझे करेक्ट लग रहे हैं, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4। और जब NTA ने पेपर की आंसर शीट निकाली तो उन्होंने भी इन दोनों आंसर्स को, किसी भी बच्चे ने कोई भी आंसर टिक किया हो, बोथ आंसर्स को करेक्ट माना है और नंबर दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 भी करेक्ट आंसर है। जिन जिन बच्चों ने इन दोनों में से कोई भी आंसर ऑप्ट किया उन्हें पूरे नंबर मिले। फिर से वही गद्यांश है, प्रश्न नंबर 3 पढ़ेंगे। गद्यांश में प्रयुक्त सुख दुख में कौन सा समास है। इसके लिए गद्यांश को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सुख और दुख, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, सुख और दुख। और जब भी योजक चिन्ह हमें दिखाई देता है और विग्रह करने पर और अथवा या हमें इन शब्द की प्राप्ति होती है तो हम उसे कौन सा समास कहते हैं। जी हाँ, द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर 2 द्वंद्व समास इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, टोटल 16 क्वेश्चन पूछे गए थे हमसे और हम 4th नंबर के क्वेश्चन पर हैं। फिर से वही गद्यांश है और गद्यांश के अनुसार गोस्वामी जी किसके कवि नहीं हैं। तो हमें ढूंढना है इस गद्यांश में से, तो हमें ये किसके कवि नहीं है देखेंगे।
देखिए यहाँ पर किसान संवेदना के कवि हैं, मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है लोक जीवन के कवि हैं वो। और हमें दिखाई दे रहा है साधारण जन के कवि हैं। कहीं पर भी मुझे इस पूरे गद्यांश में पराधीनता शब्द नहीं दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 5 की ओर। फिर से वही गद्यांश है। गद्यांश के अनुसार गोस्वामी जी की कविता के दायरे में कौन शामिल है? तो उनकी कविता के दायरे में कौन कौन शामिल है, जब हम देखेंगे उनके विषय के बारे में तो हमें पता चलेगा। पंडित, साधारण, शिक्षित, अशिक्षित। शिक्षित, अशिक्षित, पंडित, साधारण, चारों ही यहाँ पर उनकी कविता के दायरे में हैं। तो करेक्ट आंसर ABCD जी, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। बड़ी ही आसान प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। उसके बाद हमारा हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, प्रश्न नंबर 11। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए, मैचिंग का क्वेश्चन है। और ये विलोम शब्दों की मैचिंग करनी है, जैसा कि ऊपर हमें बताया गया है। विपरीतार्थक शब्द है। अनुग्रह का विलोम शब्द है विग्रह। हम यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊंगी। अनुराग का होगा विराग। सहयोग का होगा प्रतियोगी। ये बहुत ही आसान विलोम शब्द। और दुराग्रह का होगा आग्रह। अगर हमने विलोम शब्द पढ़े होंगे, जो कि हम ड्यूरिंग क्लासेस आपको नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं, क्लासेस लेते हैं, तो जिन्होंने ये रेगुलर क्लास ली उनके लिए बहुत ही आसान प्रश्न। प्रश्न नंबर 11 के हमें ये ऑप्शन मिल गए हैं। अब हम इन्हें नीचे से मैच करेंगे। A4, B1, C3, D2 जी। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हुए 11 के बाद प्रश्न नंबर 16 हमारा हिंदी का प्रश्न आएगा जी। यहाँ पर एक सूची है और दूसरी सूची है, उनका मिलान करना है। कह रहे हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा व्यंजन जिसमें दो गुण हो। इनमें से हमें ढूंढने पर पता चलता है, ये रहा। ये जो है द्विगुण व्यंजन है, क्योंकि इनके नीचे बिंदु लगते ही ये अलग प्रकार का ध्वनि उत्पन्न करते हैं, अलग प्रकार की ध्वनि हमें सुनाई देती है। इसमें एक ही व्यंजन में बिंदु लगते ही ये दो गुण दिखाता है, ड और ड़, ढ और ढ़। इसमें उक्षिप्त व्यंजन भी इंक्लूडेड हो जाते हैं, इसीलिए इसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर A के साथ हम 2 को मैच करेंगे। संयुक्त व्यंजन जैसे कि हमें पता है 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये भी हमने क्लासेस में सीखा है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है त्र, तो यानी B के साथ हम नंबर 4 को मैच करेंगे। अंतस्थ व्यंजन के बारे में हमें बताया जाता है, 4 अंतस्थ व्यंजन है, य, र, ल, व। तो इसमें से हम ढूंढेंगे तो हमें ल, C के साथ 1 दिखाई देता है। और ऊष्म व्यंजन हमने किए हैं, कौन से किए हैं? स, श, श और ह। तो ऑप्शन नंबर 3। 4 ही ऊष्म व्यंजन है हमारी वर्णमाला में। अब हमारे पास ये आंसर आ गए हैं, हम इन्हें मैच करेंगे। A2 हमें 2 जगह दिखाई दे रहा है। उसके बाद B4 ये वाला, C1 करेक्ट, D3 करेक्ट। यस, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। आई होप ये कैसे हमने सॉल्व किया आप सभी को समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 17। दध्योदान का सही संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद बहुत ही अच्छा टॉपिक, इसका
इसे हमें दो भागों में बांटना। जब हमें दध्योदान को रूल्स के अकॉर्डिंग, नियमों के अकॉर्डिंग जब हमने दो भागों में विभाजित किया, तो हमें जो मिला वो है दधी प्लस ओदन। क्या मिला? दधी प्लस ओदन। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है दही और भात, दही और चावल। इन दोनों को जब दही चावल को मिला दिया तो बन गया दधी, और ओदन को जब मिला दिया तो बन गया दध्योदान। ऑप्शन नंबर 2 फॉर क्वेश्चन नंबर 17 इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। हमारा हिंदी से संबंधित अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चिन्हित करना है। हमने सभी चारों जब वाक्यों को पढ़ा, हम पढ़ेंगे चारों वाक्य टर्न बाय टर्न। कवियों को वाक्य के करते समय आनंद मिलता है, कवियों को काव्य सर्जना के समय आनंद मिलता है, कवियों को कविता सर्जना के करते समय, कविता सर्जना के करते समय आनंद मिलता है, कवियों को कविता करते समय आनंद मिलता है। जब हमने ध्यान से देखा तो हमें पता चला कि इसमें ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 कवियों को कविता करते समय आनंद मिलता है इज करेक्ट आंसर। हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 के साथ। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 32 के बाद हिंदी भाषा का प्रश्न आएगा, प्रश्न नंबर 35। अपनी पगड़ी अपने हाथ, कहावत का अभिप्राय। कहावत, मुहावरे, लोकोक्तियां ये जनरली इनमें पूछ ली जाती हैं। तो अपनी पगड़ी अपने हाथ कहावत का मतलब होता है पगड़ी को हम रिलेट करते हैं अपनी इज्जत से, अपनी प्रतिष्ठा से। तो अपनी प्रतिष्ठा अपने हाथ, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। हमारी पगड़ी हमारे श्रृंगार से संबंधित नहीं है, हमारे सामान से संबंधित नहीं है, ये हमारा सम्मान है, ये हमारी प्रतिष्ठा है, इज्जत है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 40, निम्न निम्नांकित में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण नहीं है? जैसा कि समास की क्लास में हम पढ़ते हैं, द्विगु समास वो समास होता है जिसमें पूर्व पद हमें संख्यावाची प्राप्त होता है। तो जब हमने पंचवटी को देखा तो हमें पूर्व पद संख्यावाची दिखा, पंच। चतुर्वेद में चतुर दिखा पूर्व पद। नराधम में पूर्व पद को संख्यावाची नहीं है। दोपहर में दो पूर्व पद संख्यावाची है। तो नराधम शब्द जो है वो द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, शेष महेश गणेश सुरेशहु जाहि निरंतर गावे, इनमें कौन सा अलंकार है? जब हम शब्दालंकार, अर्थालंकार और सभी अलंकारों का अच्छे से लेसन ले लेते हैं तो ये तो सबसे इजी अलंकार है जिसमें किसी वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है। अगर हम इस पंक्ति को ध्यान से देखेंगे तो हमें किस वर्ण की पुनरावृत्ति दिख रही है? सवर्ण की। अनुप्रास अलंकार में वर्ण की पुनरावृत्ति होती है। वो वर्ण, पहला वर्ण, आखिरी वर्ण, कोई भी वर्ण हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 2 अनुप्रास अलंकार इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 53, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है, जिसमें पर्यायवाची शब्दों का हमें मिलान करना है जैसा कि प्रश्न में बताया गया है। कुंभ, कुंभ घड़े का पर्यायवाची है, घड़ा। मटका, कुंभ। महीधर, महीधर शेष नाग का दूसरा नाम है।
अधर, अधर यानी होठ या ओष्ठ, जिसे आप इंग्लिश में लिप्स कहते हैं, ये इसका पर्यायवाची है। कूर्म, कूर्म जो है कछुआ का पर्यायवाची है, टॉर्टोइस का पर्यायवाची शब्द है। तो आइए मैचिंग करेंगे। कुंभ का मैचिंग हुआ घड़ा के साथ, महीधर का हुआ शेष नाग के साथ, अधर का हुआ ऊंट, ओष्ठ या होंठ के साथ, और कूर्म का हुआ कछुआ के साथ। जब हम मैच करेंगे ए टू दो में है, ध्यान से देखेंगे, B3, A2 B1 है, इसमें नहीं, B3, C4 और D1। यस, हमारे सभी मैच हो गए हैं। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 53, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ये पेपर सेट एनटीए करता है, इसमें एक दो मिस्टेक्स वेरी कॉमन है। तो हमें उन ऑप्शंस को चूज करना है जो ज्यादा से ज्यादा मैच हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अभी प्रीवियस वाले क्वेश्चन में अगर आपके 3 मैच हो जाते, चौथा मैच नहीं होता, तो आप उसको ही सेलेक्ट करेंगे और फिर बाद में क्लेम किया जाता है स्टूडेंट्स के द्वारा, और फिर एनटीए उसके लिए मार्क्स जो है अलॉट करती है। तो आप ज्यादा से ज्यादा मैच होने वाले ऑप्शंस को अगर सेलेक्ट करेंगे तो चांसेस बढ़ जाते हैं आपको नंबर मिलने के। ऐसा ही सेम एक या दो क्वेश्चन में आपको दिखेगा, यहाँ दिखेगा, देखिए ध्यान से देखिए, इस प्रश्न में जो हम बात कर रहे थे, यथाशक्ति, जब हम समास पढ़ेंगे तो हमें समास के क्लास में पता चलता है, जब पूर्व पद अव्यय होता है, यथा, प्रति, बे, नी, जब ऐसे हमें यहाँ पर क्या मिलते हैं, प्रथम पूर्व पद अव्यय मिलता है, तो संपूर्ण शब्द भी अव्यय हो जाता है, तो वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। गृह प्रवेश, जब आप इसका विग्रह करेंगे तो गृह में प्रवेश, तो हमें इसे तत्पुरुष के अंडर डालना है। लाल पीला, पीला क्यों लिखा है, पीला लिखना चाहिए, लाल और पीला योजक चिन्ह है, तो ये द्वंद्व समास है। तो जब हम यहाँ लिस्ट में देखते हैं तो मुझे द्वंद्व समास कहीं नहीं दिखाई देता है, इसको मैं अभी छोड़ दूंगी, नंबर डी पर आगे चलूंगी। द्वैमातुर, द्वैमातुर में पूर्व पद संख्यावाची है, तो ये द्विगु समास है, द्विगु नंबर 3 पर लिखा गया है। अब ध्यान देंगे, जो सी है इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो मैं क्या करूंगी, मेरे इन 3 आंसर जिस भी ऑप्शन से मैच हो जाएंगे और चौथे के लिए बच गया 2, तो मैं उसी को टिक करूंगी। अब जब मैं ऑप्शंस में मैच करती हूँ, ऐसा नहीं सोचना है ये क्वेश्चन गलत है इसे छोड़ देते हैं या कोई भी टिक कर देते हैं, नहीं, ज्यादा से ज्यादा आपके जो ऑप्शन मैच करें, ए फोर हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, B1 करेक्ट, D3, ये 3 हमारे सही थे, और ज्यादा से ज्यादा इसी ऑप्शन में हमारे मैच हो रहे हैं, तो हम ऑप्शन नंबर 1 को टिक करेंगे, और ऐसा ही हुआ, और बाद में स्टूडेंट्स को मार्क्स अलॉट कर दिए गए। तो आप सब भी ऐसा ही करेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 61, निम्नांकित को सुव्यवस्थित कीजिए, यानी ये जंबल्ड सेंटेंस है, आप इसे ऑप्शंस में करके इसको एक सुव्यवस्थित ढंग से क्रमानुसार लगाइए और एक वाक्य की रचना कीजिए। जो शब्द दिए गए हैं वो है आखिर गधे, लेकिन वहां भी, काबुल घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है, तो होते ही हैं। जब हम इसे ध्यान से सॉल्व करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, हमें यहाँ पता चलेगा, सबसे पहले हमें लिखना चाहिए घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है कौन, हम्म, काबुल घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है, काबुल घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन वहां भी, उसके बाद क्या आएगा, आखिर गधे, लेकिन वहां भी आखिर गधे तो होते ही हैं। एम आई राइट जी। अब इसको हम पूरे एक सेंटेंस की तरह बोलेंगे, क्या बोलेंगे, काबुल घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन वहां भी आखिर गधे तो होते ही हैं। जब मैंने ये पूरा बोला तो मुझे क्लैरिटी हो गई कि हाँ, मेरा वाक्य अब
सही क्रम के अनुसार लग गया है, मेरा वाक्य बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसको ढूंढूंगी ये मुझे कहाँ मिल रहा है। CDBAE, CDBAE, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन का इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन हिंदी का प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन नंबर 68 था, यानी ये हिंदी सेक्शन का आखिरी प्रश्न है। देखेंगे निम्नांकित में से तद्भव तत्सम शब्द कौन से सही युग्म में सही नहीं है। तत्सम तद्भव शब्दों की जानकारी भी क्लास में दी जाती है कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों ही लेकर हिंदी में इस्तेमाल कर लिए जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, और वे शब्द जिनमें थोड़े बहुत बदलाव के बाद उन्हें हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जी, तो अब हम देखेंगे इसमें पहले हमें क्वेश्चन में लिखा है तद्भव पहले लिखा है और बाद में तत्सम लिखा है। तो हम ध्यान रखेंगे हमें पहले जो शब्द दिए गए हैं वो तत्सम की दृष्टि से, हमें तद्भव की दृष्टि से देखने हैं, और बाद वाले हमें तत्सम की दृष्टि से देखने हैं। यानी ये तद्भव होने चाहिए और ये तत्सम होने चाहिए। ठीक है, समझ गए। चलिए अब हम इसको देखते हैं। इसमें भी मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। जी, वैसे जामात्री जो शब्द है वो तत्सम ही होता है और बाकी भी सारे सही लग रहे हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो फिटकरी जो है वो तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द स्फटिक होता है। ये क्वेश्चन गलत है। इसके ये क्वेश्चन गलत फ्रेम किया गया है, मैं दोबारा बता रही हूँ और बार बार बता रही हूँ कि इस प्रकार की एक या दो क्वेश्चंस में एनटीए जब भी पेपर चेक करता है तो मिस्टेक हो जाती है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर एनटीए ने जो लिस्ट निकाला वो जमाई और जामात्री है, लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं है। उन्होंने इसको सही बताया लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं है। ये क्वेश्चन ही, अब आप पूछेंगे कौन सा करेक्ट आंसर है, तो ये क्वेश्चन ही गलत फ्रेम किया गया है। ये ये तत्सम शब्द है जामात्री, फिटकरी तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द स्फटिक है। तो कुल मिलाकर ये प्रश्न गलत है। पर फिर भी आपको एक सजेशन देना चाहूंगी, आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन जो है वो छोड़कर नहीं आएंगे, आप अटेम्प्ट करके आएंगे। जी, इसी के साथ हमारा ये पेपर जो है हमने सॉल्व किया है। 16 के 16 प्रश्न आप सभी ने देखे, और इसके नीचे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर किया है। टेलीग्राम चैनल में आपको सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व मिलेंगे, आप वहां जाकर उनकी पीडीएफ्स देख सकते हैं। और फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।